सादत सन मंटो जिन्होंने मैट्रिक पास किया था, उनकी सनद भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही की थी। आपका जो खानदानी पसे मंजर है वो मुगलिया खानदान से मुगल खानदान से है। और तांगे का जो पिछला हिस्सा होता था उस पे एक ग्रामोफोन पड़ा होता था। कितने ही मेरे ऊपर कोई 23 थीसिस एमफिल के हो चुके हैं। जी जी 3 थीसिस इंडिया में पीएचडी के हो चुके हैं। आज नदी जो है उसमें से एक लाश आई, उसके बाद दूसरी लाश आई, तीसरी लाश आई। असल में रेडियो खरीदने की मेरे वालिद में पसली नहीं थी। पतंग का मुंह ऊपर है या नीचे है उसको पता होता था कि वो उस गली में से पतंग वो उड़ाता था। वाइफों के जो कोठे थे उनके हालात जानने के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ सर। कि एक कुर्सी पे एक कमजोर सी बीमार होगी, एक यंग तवाइफ जो है वो बैठी होती और वही थी कि जो जिसके साथ मेरी सलाम अलैकुम होती थी और वही मार गई। उसी को मार दिया। हाँ, उसी को। उस मटके को भी लेके जीप में यूं फेंका तो वो टूट गई। वो टूट गई। तो पुलिस का जो रवैया होता है। हाँ, जो पुलिस कर जिस वक्त रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट जो है वो फूल जीत गया। ठीक जो होता है जो हो रहा है आसिफ जरदारी भी। और मुझे ये भी मालूम था कि ये फिल्म देखने जिस सिनेमा में जाता हूँ उस सिनेमा का मालिक हाकिम अली जरदारी जो है उसका बेटा मुझसे जूनियर है और इसी स्कूल में पढ़ता। इसी स्कूल में पढ़ता है। बीए का इम्तिहान आपने पास किया और उसके बाद आप सिंध पुलिस में डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। फिर ये अचानक नौकरी छोड़ने के पीछे क्या रीजन? एक नासिर खान डीएसपी था तो उसकी जो जुल्म तशद्दुद या उसकी ज्यादतियों का जो पुलिस का रवैया वो आपने नजदीक से वो मैंने बहुत करीब से चूंकि देखा। उसने दूर से उसने यूं हाथ ऊपर खड़ा किया और उसने कहा कि अभी गोली ना चलाना, प्यास लगी हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो था। उन प्लेज में न सिर्फ मेरा लिखा हुआ प्ले है बल्कि उसमें मैं अदाकारी भी कर रहा हूँ। सर हम कह सकते हैं ये सरका मुकम्मल चोरी है। ये सरका बिल जबर है। नहीं, ये मुकम्मल चोरी है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस कले के अंदर एक पागल शख्स दाखिल हो जाए? उसने दूर से उनको कहा कि मेरे करीब ना आना, मैं मारूंगा। हाँ मैं मारूंगा। तो उसके करीब जिस वक्त आया तो उसने मुका मारा, वो मर गया। मुस्लिम बादशाह के ऊपर किसी किस्म का कोई इस्लाम की तरफ ये डंडी मारते हैं। इसको आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ताबूत निकलेगा। लकड़ी के ताबूत में अंग्रेजों ने उसे वहां दफन किया था। ये जो तहकीकात चिश्ती वाला है ना, नूर अहमद चिश्ती, झूठ बिला वजह कोई झूठ बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें कहां से ऐसे सुना? इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं। हमने बोरिंग करवा के चेक किया। अनीस इजाजत दे दी इन्होंने बोरिंग की? नहीं। अनारकली अकबर बादशाह के दरबार तक पहुंची कैसे थी सर? ये नादरा इसका असल नाम है और यही अनारकली है। ठीक। अनारकली तो मर गई, उसमें मरा हुआ तो नहीं दिखाया उसको। मुगले आजम में मरा हुआ अगर दिखाते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती। इसी तरह दिल्ली की सारी तवाइफों को दरिया बुर्द कर दो। मेरा नहीं ख्याल सर कि उर्दू अदब का कोई ऐसा नावल हो जिसको लिखने में 31 वर्ष लगा दिए हो किसी ने। कि 1599 में वो जो है अगले एक आध माह के अंदर वो उसकी डेथ हुई। इसकी डेथ और हब्स दम से हुई है, सांस घुटने से। जो ये जो नावलट है ये मिर्जा हामिद बेग की जिंदगी का ही एक पहलू है। क्या कहते हैं इस बारे में सर? आधे वाकयात तकरीबन आधे आपकी जिंदगी का पहलू है। मेरी जिंदगी। आपको सर ओरिएंटल कॉलेज में इश्क हुआ था? जानकी बाई की चौखट पे जान दे देना जाके रुलिया राम का, उसके साथ जो उसने बेवफाई की, क्या उसका कफारा अदा हो जाता है इससे सर? ये था और ये अनारकली का चक्रा। और बिल्कुल आखिर पे फिर वो नायका कहती है ये देखो नवाबो ये तुम्हारा ही खून है जो आज तुम्हारे घर में नाच रहा है। अनारकली की तरह कि क्या उमराव जान हकीकी थी या ख्याली थी? यानी आपको सिर्फ एक खुशखबरी ये सुना दें कि उमराव जान अदा की कब्र की तस्वीर भी मेरे पास आ गई है। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर, पहली बार मुलाकात हो रही है। और आपने इतना कुछ मेरे बारे में पढ़ रखा था और मेरी लाइफ को इतना कुछ देख रखा था कि मतलब मैं हैरान भी हुआ। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर माजिद अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पुलिस नामा का ये 7वां प्रोग्राम है। आज के मेरे मेहमान खास उर्दू फिक्शन का बहुत बड़ा नाम जो किसी दौर में सिंध पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं।
आप असरे हाज़िर में हकीकत पसंद फ़िक्शन राइटर हैं। आपने ना सिर्फ़ मुआशरे की दुखती हुई रग पर हाथ रखा, बल्कि तमाम तर ज़ुल्म-ओ-सितम और नाइंसाफ़ियों पर खुलकर इज़हारे ख़्याल किया। आपकी तहरीरें ना सिर्फ़ उर्दू अदब का बहुत बड़ा असासा हैं, बल्कि आने वाले लोगों के लिए मशाल-ए राह भी हैं। मैं इनकी तारीफ़ में बस यही कह सकता हूँ कि मैं तेरा नाम ना लूँ, फिर भी लोग पहचाने, आप अपना तारफ़ हवा बहार की हैं। तो मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं असरे हाज़िर के खूबसूरत नावल नगार, अफ़साना नगार, कॉलम नगार, सफ़रनामा नगार और नक़ाद जनाब इज़्ज़त माब प्रोफ़ेसर डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम साहब। कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा सर, आपके वालिद साहब शुरू में ही पंजाब छोड़ के हिजरत करके सिंध चले गए थे। इसकी क्या वजह थी सर? असल में मेरे वालिद साहब ने ब्रिटिश दौर में जी, जी। जब मैट्रिक किया जी, गवर्नमेंट कॉलेज अटक से। अच्छा, उस वक़्त मैट्रिक का जो इम्तिहान होता था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी बिल्कुल। और सनद भी उनकी जो है मैट्रिक वाली वो पंजाब यूनिवर्सिटी की सनद है। अच्छा, न सिर्फ इनकी बल्कि अहमदुद्दीन कासमी साहब की सनद भी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। सादत सन मंटो जिन्होंने मैट्रिक पास किया था, उनकी सनद भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही की थी। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी थी जो थी, ये इलाहाबाद तक इसकी मार थी। यानी ये पूरा एरिया जो इस वक्त पाकिस्तान कहलाता है, यानी मगरबी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, ये सारे इलाके में पंजाब यूनिवर्सिटी ही मैट्रिक के से फिर ऊपर तक के इम्तहानात लेती थी। पहली बात, जब मेरे वालिद ने गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर से, जो आजकल अटक कहलाता है, बिल्कुल। वहां से जब मैट्रिक किया, तो इनके क्लास फेलो जो थे वो अहमदुद्दीन कासमी साहब भी थे। उसके बाद फिर जमीर जाफरी, फतेह मोहम्मद मलिक, मुन्नू भाई, ये लोग इनसे बहुत जूनियर थे। इन लोगों ने भी बाद में वहीं से किया। अच्छा, खुद में मैंने भी बीए वहीं से किया। वहीं से है। लेकिन जब आपने ये बात की कि मैं जो है वो सिंध से मेरा क्या या पुलिस से क्या ताल्लुक बनता है, तो अभी आपने कहा कि सब इंस्पेक्टर पुलिस से। नहीं, सब इंस्पेक्टर पुलिस नहीं। जो है एएसआई का हमारे यहाँ पाकिस्तान में डायरेक्ट आने का एक निज़ाम था, बिल्कुल। जिसमें के बड़े बड़े जो नामवर खिलाड़ी हुआ करते थे, जी, उन लोगों को यहाँ से सब इंस्पेक्टर ये एएसआई ले लिया जाता था बिल्कुल सिस्टम। इसी तरह। अच्छा, फिर लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि सिंध में, जी, जी। चूंकि सिंध सिंध जो था वो नूर मोहम्मद लाशारी साहब थे, जी, जी। जो पुलिस अफसर थे। बिल्कुल। उन्होंने पहला ब्रिटिश पीरियड में पुलिस मेडल लिया था। जी, यानी फर्स्ट जो इंडिया में पुलिस मेडल मिला है, वो नूर मोहम्मद लाशारी को मिला था, जो जिनका ताल्लुक सिंध से था। सिंध से था। अच्छा, अब इनकी याद में, नूर मोहम्मद लाशारी साहब की याद में सिंध पुलिस को ये एक एडवांटेज हासिल हुआ, या यूं समझें कि उन्होंने तहरीक चलाई कि पहला पुलिस मेडल चूंकि हमारे आदमी को मिला था, तो इसलिए हम बराह रास्त पुलिस ऑफिसर्स के बेटों को इंस्पेक्टर ले सकते हैं। उनका अपना ही बोर्ड होता था, जिसके तहत वो रिटन टेस्ट, यानी महकमाना भर्ती की गई इंस्पेक्टर न होने पर। ये महकमाना भर्ती जो है वो डीआईजी सिंध जो हुआ करता था, उसकी जेर निगरानी होती थी। अच्छा, आप कहेंगे कि जनाब डीआईजी सिंध, डीआईजी सिंध तो अब इस वक्त कोई 50 काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं था। जब 1 यूनिट बना, तो उस वक्त भी, और ये जो नहीं था तब भी, जो सूबा सिंध था या सूबा पंजाब था या सूबा सरहद था या सूबा बलूचिस्तान था, इनका एक ही डीआईजी हुआ करता था। मुझे डीआईजी के नाम भी आते थे, लेकिन अब वक्त आते हैं स्लिप करता हूँ। जी, अच्छा, उस जमाने में, उस जमाने तक और बहुत बाद तक सिर्फ एक डीआईजी सूबे में हुआ करता था, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसका आईजी एक ही हुआ करता, एक ही हुआ कर। और ईस्ट पाकिस्तान का भी आईजी एक ही हुआ करता था। आगे फिर जो आगे उनके हिस्से थे, वहां डीआईजी काम करते थे। तो पहली बात तो ये है कि अफसरान की इतनी बहुतात नहीं थी उस जमाने में। एक था जो मुझे आखिरी याद है कि जब मेरे वाले साहब पुलिस में थे, तो याकूब खान
आईजी पुलिस थे और वो हम सब बच्चों को आईजी का नाम आता था। तो आईजी चूंकि वेस्ट पाकिस्तान का एक ही है तो इसलिए हम लोगों को उनके नाम आते थे। मेरे वाले साहब जो थे मोहम्मद अकरम बेग उनका नाम था, और वो जो थे वो कैसे उधर गए, मैं कैसे उधर चला गया, क्या हुआ, उसकी वजह ये थी कि जब, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जब मैट्रिक की, उसके साथ ही इन्होंने उस जमाने का एक बहुत मुश्किल एग्जाम हुआ करता था टाइपिंग का। टाइपिंग, ठीक है। वो जो थी उसका बाकायदा एक अंग्रेज ने कायम किया हुआ था इदारा कैम्बलपुर में, जहां से उन्होंने टाइपिंग में किया। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। सही। अच्छा, इंग्लिश अच्छी थी, टाइपिंग भी इनकी आती थी, मैट्रिक भी किया हुआ था। उस जमाने में मैट्रिक हाँ, बहुत कम लोग होते थे। तो हमारे इलाके के जो एक रईस थे, अंग्रेजों के परवरदा थे, जैसा कि अब भी कई रईस सिंध में भी, ये जो जनूबी पंजाब है वहां भी रईस कई, और ये जिनको सर के खिताबात वगैरह मिले, बिल्कुल। तो ये अंग्रेजों के परवरदा लोग थे। तो हमारे इलाके का जो रईस था सर मोहम्मद अमीन, जिसको सर का खिताब भी मिला हुआ था। जी, ठीक है। तो सर मोहम्मद अमीन जो था, उसको जब मालूम हुआ कि मुगलों में से, वो मलिक थे, जी, तो मुगलों में से एक लड़का जो है वो मैट्रिक कर गया है, लायक बहुत है, अंग्रेजी भी आती है, डिप्लोमा वो जो है टाइपिंग में, तो उन्होंने आगे पीछे कह कहला के पूरे इलाके में जो डिवीजन थी रावलपिंडी सब में कह कहला के, और इधर भी कहला दिया कि भाई इसको जो है ना आप सर्विस में ना आने थे। सही। ये पंजाब के अंदर, यानी आप उसे पंजाब में ये इसको सर्विस मिलेगी ना। तो ये बात जो थी इनको मालूम नहीं थी जी। जहां अप्लाई करते थे वो लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट से इनको इंटरव्यू करते थे, और उसके बाद इनको कहते थे कि नहीं फलानी वजह से या फलानी एक चीज है जिसकी वजह से तुम्हें हम नहीं ले सकते। नहीं, ये उन्होंने जानबूझ के बोला कि नहीं लेना? नहीं, वो जो, हाँ, जानबूझ के बोला। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपका जो खानदानी पसे मंजर है वो मुगलिया खानदान, मुगल खानदान से, और मेरे हमारे जो आबा अजदाद थे उनमें से बहराम बेग कला अटक के गवर्नर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे जो बड़े थे, यानी हमारा जो ऊपर से आ रहा है शजरा, और वो हमने नहीं बनाया हुआ, और ये बनाने का कोई जरूरत भी नहीं थी मेरे वालिद को या मेरे दादा को। असल में ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो इस तरह के नामी ग्रामी लोगों की औलाद हुआ करती थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो तहसील ऑफिस में शजरा उनका बनवा देते थे। ठीक। तो अगर हम अब जमीनों का लेन देन करने के लिए मैं अगर तहसील में जाऊं तो वहां जो है वो शजरा ब्रिटिश दौर का बना हुआ मौजूद है, और वो देख लेते हैं कि ये फलाने खानदान से है, जमीन का बेचना है या लेना है या जो भी है। तो वो जो शजरा था वो इत्तेफाक से फिर मैंने भी ये देखते हुए कि अगर बना हुआ है हमें बनाने की जरूरत, तो मैंने उसका एक हाथ से अपने अक्स बना लिया। सही, चले जी। तो बहरहाल बहराम बेग जो है वो हमारे कलाए अटक के कलादार रहे हैं, कलादार गवर्नर होता था। ठीक है। अच्छा, तो दूसरे ये जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो लोग परवरदा थे उनके, या किसी तरीके से उनको फायदा वगैरह पहुंचाते थे, खुद भी फायदा लेते थे, उनको ये मंजूर नहीं था कि इस फैमिली का कोई आदमी यहाँ हो जो कि रसूख में आ जाए या जिसका कोई अच्छा असर लग जाए। तो बहरहाल इनको बहुत बाद में पता चला, 2-3 साल इन्होंने धक्के जब खाए तो इन्होंने बात कुछ समझ में आ गई कि ये यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ से वो कराची चले गए। कराची सिंध जाने के बाद ये इन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया, सोचा, ये कांस्टेबल भर्ती हो गए। सही। तो मेरे वालिद जो थे वो कांस्टेबल भर्ती हुए, लेकिन चूंकि लायक थे, इन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे बाहर धूप में ड्यूटी मेरी नहीं लगाते थे अंग्रेज। सही। और मुझे लिखने पढ़ने पे लगा देते थे, जहां भी है वहां वो, जहां कोई रिपोर्ट तैयार कर या रोजनामचा चलाना या जिमनियां लिखना, वो इस तरह पुलिस के जितने उस तरह की जॉब में मुझे दे देते। तो वो जॉब करते हुए इनको तकरीबन जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके, वो अगर मैं झूठ ना हो तो इतने सर्टिफिकेट्स हैं जो कि, अच्छा, 2 रुपए का सर्टिफिकेट, 2 रुपए ना, 3 रुपए ना, 5 रुपए ना, 7 रुपए ना, उस दौर में और ये बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, 15 रुपए इनाम से बड़ा कोई इनाम उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो इनाम जो लेते रहे तो इनकी रिपोर्टें भी बहुत सही बनती थी, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये बड़ा ग्रेजुअली, बड़ी जल्दी से ये बन गए।
तो जिस वक्त मेरी यानी मेरा जन्म होता है, मैं सदर जो इलाका था कराची का जी, वहां पैदा हुआ। सही 29 अगस्त 1949 1949 में मेरी पैदाइश है और वो कराची की है। अच्छा, कराची भी ज़ाहिर है सिंध में। जी जी अच्छा, ये चूंकि सिंध पुलिस में भर्ती हुए थे, तो फिर उसके बाद ये हमने जो इलाके देखे उस दौर में, उसके साथ साथ मेरी एजुकेशन भी चलती रही। बिल्कुल। जहाँ 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 पे उनका ट्रस्ट होता था वहाँ पे आपकी एजुकेशन। तो हम जाहिर है कि सिंध में ही मेरी एजुकेशन हुई, सिवाय तो आपकी इब्तदाई जो एजुकेशन है वो सिंध वो सिंध में हुई, यानी FA तक मैंने सिंध से किया। सिंध से। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जहांगीर रोड का जो स्कूल था, मैं पहली बार वहां दाखिल हुआ। कराची जहांगीर रोड का एक प्राइमरी स्कूल था वहां। जी इसी तरीके से फिर वहां से ट्रांसफर हुई, तो छोटा सा दादू इलाके के अंदर एक छोटा सा कस्बा था, वहां के वो SHO थे, सब इंस्पेक्टर ठीक SHO लगता था। बिल्कुल। तो वहां जो है, वहां भी स्कूल के अंदर मुझे याद है, वो स्कूल भी याद है, और वो था थर्डी मोहब्बत। थर्डी मोहब्बत में मैं पढ़ता रहा। उसके बाद ट्रांसफर हुई इनकी मेहड़। मेहड़ जो है वो भी उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है। ठीक अच्छा, मेहड़ में मैं स्कूल में पढ़ता रहा, और लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी यानी इस तरीके से जो मेरा मिजाज बनता रहा, वो ये है कि जो उस दौर की फिल्में हुआ करती थी, जी जी वो उसकी तशहीर हुआ करती थी तांगों पर। तांगे के ऊपर साथ उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे, और तांगे का जो पिछला हिस्सा होता था उस पे एक ग्रामोफोन पड़ा होता था, और जिसमें उसके बोलते ऊपर थे वो। उसके ऊपर नहीं, एक तो बोलने वाला होता था, दूसरा ये कि उसके ऊपर एक ग्रामोफोन पड़ा होता था। वो जो और वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड चलता रिकॉर्ड उसके ऊपर रख के उसको वो गाना भी उस फिल्म के सुनाया करते थे, चौक सही, खड़ा। बिल्कुल ये चलता था। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। ये तो अब जमाना खत्म हो गया। तो वो जो है ना, मैंने उस जमाने के अंदर फिल्म बाबुल, जी जी अंबर, इन सारी फिल्मों के मुझे याद है कि वो फिल्में नहीं देख सका, लेकिन उनकी वो तशहीरी मुहिम जो है वो मैं देखता रहा। वो देखते रहे। इसी तरीके से जो है वो इन सारे स्कूलों से होते हुए मैंने सिंध के तकरीबन बहुत सारे शहर देख लिए, ठीक जहाँ जहाँ हम रहे। यानी मैंने जो है वो, आप देखें कि दादू में रहे, सलगर में रहे, 2 बार रहे, इसी तरीके से मातली में रहे, मेहड़, ये रहते हुए हम हाला में रहे, नया हाला में रहे, मीरपुर खास में रहे, और ये सारा जो इंटीरियर सिंध सा हमने देखा, और दरमियान दरमियान में पोस्टिंग कराची भी हो जाया करती थी शहर में। ठीक ठीक है ना? तो इस तरह मेरी एजुकेशन भी साथ चलती रही, स्कूलिंग जो है वो होती रही, और साथ साथ मैंने ये इलाके भी सारे देख लिए। सही। अच्छा, मिर्जा हामिद हुसैन से मिर्जा हामिद बेग, ये सफर कैसे तय हुआ था? ये आपने बहुत यानी कितने ही मेरे ऊपर कोई 23 थीसिस एमफिल के हो चुके हैं जी जी 3 थीसिस इंडिया में PhD के हो चुके हैं, बिल्कुल। MA और BS के तो कुछ शुमार ही कोई नहीं है, जी इतने थीसिस हुए। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल। ये इसलिए हुआ जी कि जब ये कराची में थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद मैं पैदा हुआ ना, 43 गुजर गया था। बिल्कुल। तो 49 में मेरी जब पैदाइश हुई, तो मेरे वालिद ने मुझे बाद में बताया था कि तुम्हारा नाम मैंने लिखवाते हुए हामिद हुसैन लिखवाया था। सही। आपने फिर वहां से चेक भी किया होगा? हाँ, वो नहीं, वो तो मेरे पास है, वो उसका सबूत रिकॉर्ड है। वो क्यों हामिद हुसैन उन्होंने रखवाया था। इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान बन गया था, तो कराची में उर्दू स्पीकिंग लोग इंडिया से आ रहे थे, सही। और इंडिया से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ बड़ी बड़ी तादाद जो है जिस वक्त उन लोगों की आ जाएगी, तो ज्यादातर उनमें से जो लोग हैं उर्दू स्पीकिंग हैं, और वो ज्यादातर शिया हैं। तो मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि वो खुद डसे हुए थे अपने इलाके के एक रईस से, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चे को कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। और हालांकि वो कोई मजहबी भेदभाव के आदमी नहीं थे, मेरे वाले साहब बहुत लिबरल थिंकिंग के आदमी थे, और बड़े साफ सुथरी उन्होंने सर्विस भी की। सही। तो उन्होंने कहा कि तेरा नाम हामिद हुसैन मैंने रखा, इसलिए रखा कि तुम उनमें घुल मिल जाओ। सही। उनके नामों के साथ हुसैन मिलता है, अगर मिर्जा और बेग तुम्हारे नाम के साथ होता, जी जी तो फिर तुम्हारे लिए हो सकता है कि आने वाले दौर में कोई मसला। डिफिकल्टी बिल्कुल। तो तुम उनमें घुल मिल जाओगे, इसलिए मैंने हामिद हुसैन नाम रखा। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने लिखने का आगाज किया,
तो हम नवाब शाह में थे जब मैंने पहला सही। अफसाना लिखा, फर्स्ट अफसाना। हालात हाँ हाँ, ये जो है वो अफसाना मैंने लिखा था जब नवाब शाह में था जी। तो उस वक्त जो है उस अफसाने का उन्वान जो था, ये शहजाद मंजर साहब ने तो अपनी किताब में उसका जिक्र किया, वो जरा गलत कर दिया, लेकिन मेरा अफसाना था पहला रेल का डिब्बा। रेल का डिब्बा। रेल का डिब्बा ये 66 में मैंने लिखा था। मैट्रिक मैंने 66 में की थी जी 66 ही के जमाने में मैंने ये लिखा था। और एक मैंने तर्जुमा भी उस जमाने में टैगोर के एक अफसाने का किया था, क्योंकि वो जो वहां साहब थे एक जी चंदानी साहब हिंदू थे, वो डिप्टी कलेक्टर थे रिटायर्ड। जी जी तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए टैगोर दिया इंग्लिश। सही तो इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर की जब उन्होंने मुझे किताब दी, तो वो कहने लगे कि ये किताब तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूं सही कि तुम इसमें से एक अफसाना तर्जुमा जरूर करोगे। सही तो उस बुनियाद पर मैंने एक वो भी किया। वो तर्जुमा तो नहीं छपा, मैंने कहीं भेजा ही नहीं, लेकिन वो अफसाना भी जो पहला पहला अफसाना था वो भी कहीं छपा था। वो बाद में मैंने कोई उसको ज्यादा केयर नहीं की, मेरी कुलियात में नहीं। सही। आपका जो बचपन है सर, वो कराची, सखर, मथेलो, दादू में अपने दोस्तों के साथ आपका बचपन गुजरा, और नहर किनारे जो आमों के बाग थे उनमें आप गुलेलें लेकर सारा दिन तोतों का पीछा करते थे, तो वो बचपन याद आता था। वो मुझे वो जमाना बहुत अच्छा, बहुत याद आता है। वो नदी भी मुझे याद आती है, करीब से एक नदी बह रही होती थी, और तब से मेरी मेरी तबीयत के ऊपर एक खास तरह का जो असर पैदा हुआ जी कि ये मजहबी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वो इसलिए हुआ कि ये आशूरा के दिन थे। जी जी मैं अपने दोस्तों के साथ हरियल तोतों के झुंड और आमों के बाग उनमें मैं खड़ा हुआ था, तो वो एक नहर बह रही थी, गाज उसका नाम है, गाज दादू ना कहते, हाँ गाज नदी। जी तो गाज नदी जो है उसमें से एक लाश आई, उसके बाद दूसरी लाश आई, तीसरी लाश आई। हमने जिसका देखा तो वो इंसानों के लाशें गुजर रही। नस्ल परस्ती होगी। तो कोई झगड़ा पीछे हुआ था, सही। शिया सुन्नी फसाद हुआ था। सही ठीक। उस जमाने तक बहुत बड़े शिया सुन्नी फसाद हुआ करते थे। तो मैंने जब वो ये देखा कि ये जो है इस बुनियाद के ऊपर जब कत्ल भी कर दिया जाता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल वो जो लाशें इस वक्त देखी, और फिर बाद में चूंकि वालिद पुलिस ही में थे, उन्होंने उनको निकलवाना भी था, उन्होंने उनका पोस्टमार्टम भी करवाना था, जो कुछ भी लेकिन करता वैसे भी बचपन था, आपका बंदा ज्यादा असर लेता है। थी, वो मैंने असर लिया कि ये जो मजहबी भेदभाव है ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये था। जब आप बचपन में थे आपके घर में रेडियो होता था, तो सारे मोहल्ले के बच्चे और जो लोग थे वो शाम को आपके घर में रेडियो सुनने के लिए आते थे, और वो एक खास किस्म का माहौल होता था। उस माहौल के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह ये एक मजमा सा लगता था। असल में रेडियो खरीदने की मेरे वालिद में पसली नहीं थी। सही। मेरे वालिद साहब हालांकि SHO थे, जी जी लेकिन चूंकि रिश्वत नहीं लेते थे, जी तो बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर SHO जो है वो इतने पैसे नहीं थे कि रेडियो तो जाहिर है कि काफी दिनों से आए हुए थे, लेकिन रेडियो पूरी पूरी बस्ती में सिर्फ 2-1 लोगों के पास हुआ करते। जी बिल्कुल। तो एक हिंदू सेठ था सही। जो है वो, उसने हिंदू सेठ ने एक दावत की, जी तो मैं भी उसमें चला गया अपने वालिद के साथ। तो कुछ और भी थे उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन। जब उन्होंने वो दावत की तो वो जो था वो वहाँ खाने के बाद वो करीबी हॉल के अंदर रेडियो पड़ा हुआ था। सही। तो वो रेडियो जो था वो ग्रैंडेक का रेडियो था, बड़ा, और उसको यूं करे तो शीशा भी यूं उसके ऊपर आता था, जो शॉर्ट वेव और हाई वेव, वो जो है वो शीशा फिर वो नीचे उतरना। तो मैंने वो देखा, तो मैंने वैसे ही अपने वालिद से उस वक्त बात की कि ये जो है ना हमारे पास भी रेडियो होना चाहिए। सही। तो उसने ये आवाज बात सुन ली। उसे था बहुत बड़ा, उसके बर्फ का कारखाना भी था। सही। तो उसने और कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त हम जीप पर वापस आ रहे थे तो उसने वो रेडियो जो है वो गाड़ी में रखवा दिया। तो वो रेडियो हमारे पास आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि चूंकि बिजली नहीं होती थी सही। उस दौर में, हमारे दौर में मैंने ज्यादातर लालटेन पे पढ़ा जी जी या गैस का वो जला के वो, जी
वो जो हुंडा उसको कहा जाता था, उसके अंदर अब जो नस्ल चल रही है इनको ये तो वहम गुमान में भी नहीं है ये किस किस्म के पहले वसाइल होते थे। लालटेन जो होती थी वो भी लैंटर्न जिसको कहा जाता था उस जमाने में, मैजिक लैंटर्न जर्मनी की आती थी, तो वो भी किसी किसी के पास होती थी। आमतौर के ऊपर दिए घरों के अंदर जलाए जाते थे और सरसों का तेल डाल के दिए के अंदर, और वो जला के और जो तेल भाई खत्म हो जाएगा या फिर बुझा भी देते थे जी। तो मैंने जो है वो लालटेन में पे पढ़ा, और साथ ही जो रेडियो था वो माहौल ऐसा बन जाता था कि जब हमारे आ गया रेडियो तो अब मैंने सोचा कि सिर्फ हम ही क्यों सुने। हाँ तो जो बंगला होता था हमारा SHO का, उस बंगले के साथ जार एक पुलिस लाइन भी थी छोटी, बिल्कुल। तो वो जो है उस वो ग्राउंड भी था, तो मैं टेबल रख के बाहर और वहाँ कुर्सियां लगवा देता था। सही। ज़ाहिर है कि हमें जो वाले साहब को मिला होता था अर्दली, वो अर्दली ये सारा शेरू। करता था। हाँ, शेरू उसका नाम। सही तो अर्दली शेरू तो मुझे नहीं भूलता, जी। क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा हुआ आदमी था। सही। तो सेकंड वर्ल्ड वार से जिस वक्त वो मारे हुआ था, तो वो फिर पुलिस में आ गया था, और जाहिर है कि वो कांस्टेबल ही आया था, तो वो हमें बतौर अर्दली मिल गया था। सही। तो ये इस हिसाब से वो पानी का छिड़काव भी कर देते थे आप। आपने, मेरे ख्याल है कि मेरी आप बीती का जो पहला टुकड़ा है वो पड़ा हुआ है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि आप बीती का जो पहला टुकड़ा है जी जी। वो ज्यादा आगे आप बीती तो मैं नहीं बढ़ा सका, एक ही हिस्सा उसका लिखा, और वो ज़ाहिर दुनिया ज़ाद में छपा था। आसिफ फरखी ने जब दुनिया ज़ाद निकालना शुरू किया था रिसाला, तो उसने मुझसे कोई अफसाना मांगा, तो मैंने कहा कि यार अब बीती लिख रहा हूँ, तुम्हें भेज दे दो, और भेजे मेरे, तो उसमें छप गया। तो वो जो थी वो अब कोट होती है, वो मेरी अब का जो बचपन का मेरे लड़कपन का जो दौर है वो उसके अंदर कबाड़ी, ठीक है। तो वो जाहिर है कि छिड़काव वगैरह कर दिया और हम वो सुना करते थे, लेकिन जो रेडियो होता था वो छोटा होता था, सही। और जो बैटरी होती थी इतनी बड़ी होती थी, तो उसके पीछे पड़ी होती। बिल्कुल ठीक। और बैटरी जो मुझे याद है उस दौर की, आप जिसे कहते वो यादों का कह रहे हैं, तो इतनी बड़ी बैटरी होती थी, और उसमें 999 बना होता था, यानी उस कंपनी का क्या नाम था ये मुझे नहीं मालूम, बाहर से आती थी, तो बड़ा सारा 999 बना होता था, और एक बिल्ली उसमें से जंप कर रही होती थी। तीनों 99 में से एक बिल्ली जंप करते हुए दिखाया जाता था, ये उस बैटरी के ऊपर होता था। इतनी बड़ी बैटरी, आगे छोटा सा रेडियो। असल में वो शार्पनेस है ना उसका, उन्होंने वो साउंड बनाया होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा कि वो शार्पनेस। सही। तो इस हिसाब से जो है वो इंटीरियर सिंध तो बहुत देखा, और इंटीरियर सिंध की यादें भी हैं, और बहुत पुख्ता यादें हैं। मैंने उनको अफसानों के अंदर भी किसी 1 2 3 अफसानों में भी उनको लेके आया हूँ। सही। सर बचपन में आप कंकवे उड़ाते थे, यानी गुड़ियां आपने बहुत उड़ाई, और ये ताश के पत्ते जमा करना, ये शौक कैसे पैदा हुआ? ताश के पत्ते नहीं, ये जो सिगरेट के डिबियां होती बिल्कुल थी नहीं, ना, इसको हम छोटी, हमने भी ये बचपन में किया हुआ है कि सिगरेट की जो डिबियां थी उनको इकट्ठा करके उनके फिर हम ताश बनाते थे, और बच्चे आपस में खेलते थे। बिल्कुल सही है, ये आपने सही कहा। देहातों में ऐसा होता था, और कुछ जो इलाके थे, तो ये जो सिगरेट की डिब्बियां होती थी उस जमाने के अंदर, बिल्कुल। तो न्यू कासल होता था या कैप्स्टन होता था, या ये ज्यादातर सिगरेट चूंकि यूके से आते थे, जी जी। तो हमारे यहाँ अभी सिगरेट बनने नहीं शुरू हुए, तो वो काफी सारे ऐसे थे, थ्री कासल वगैरह ये सिगरेट होते। फिर टिन पैकिंग भी आनी शुरू हो गई, टिन पैकिंग थी, तो टिन पैकिंग जो थी वो ज़ाहिर है उसके साथ फिर इस तरह की डिब्बियां नहीं होती थी। दूसरी बात ये है कि 10 डिब्बियों का डिब्बिया होती थी, ये जैसे मेरे पास है 20 वाली, ये ऐसा नहीं होता था। और दूसरी एक और चीज कि उस जमाने में एक छोटी मशीन सिगरेट बनाने की मिलती थी, सिर्फ ये 2 उंगलियों के बराबर मोटी थी, मेरे पास अब भी है। सही। तो वो जो है वो उसको उसके अंदर पन्नी पड़ जाती थी, सही। यूं करके उसमें पन्नी डाल दी, जी। टिन के अंदर जो तंबाकू आता था सिगरेट वाला वो उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया, और उसको यूं रोल किया। सही। जब वो हम रोल करते थे तो सिगरेट बन के बाहर आ जाती थी। सही। तो ये मेरी नहीं थी, लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब सिगरेट एक जमाने में पीते थे, फिर छोड़ गए, तो वो सिगरेट भी घर में बना लिया करते थे। सर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार क्रिकेट खेलते हुए आपके नाक की हड्डी टूट गई, ये वाकया कैसे हुआ? ये दादू में हुआ जी। ये दादू में हुआ था, और दादू में क्रिकेट खेलते हुए मैं स्लिप में खड़ा था, सही। फर्स्ट स्लिप में खड़ा हूँ। हार्ड बॉल खेल रहे थे? हार्ड बॉल, सही। हार्ड बॉल ही खेल रहे थे, और ज्यादातर उस जमाने में हार्ड बॉल ही खेलते थे लड़के। सही। ये दूसरी वाली नहीं खेलते थे, हार्ड बॉल के साथ खेलते थे, और दूसरी हमने पिचें बनाई हुई थी, सीमेंटेड ना,
ऊपर से गुजार के वो पिचें भी बना के तो खेला करते थे। तो बड़ा शार्प, बहुत तेज स्लिप में कैच निकलता है, तो वो बहुत अच्छा, अगर बॉडी लेंथ के ऊपर हो तो जाहिर है आप उसको पकड़ भी सकते हैं, और अगर हाथ से वो निकल जाए तो फिर जाहिर है कि वो चेहरे के ऊपर भी लगता है। तो वो मेरे, और उस वक्त मुझे फर्स्ट ऑपरेशन का जो सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो लगते ही, कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त मैं 5th क्लास का स्टूडेंट था, पांचवी, यानी तकरीबन 10 साल के होंगे। 5वीं क्लास में था, 11 साल का होऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ और साल बर्बाद भी हुए, जिनके पहले सिंधी मीडियम में मैं पढ़ता रहा, जी। 2 जमातें मैंने सिंधी मीडियम में पढ़ी, सही। फिर उसके बाद उर्दू मीडियम में आया, और फिर एक जगह गए तो वहां न सिंधी मीडियम था न उर्दू मीडियम था, हैदराबाद सिंध में, जी जी। वहां इंग्लिश मीडियम हमारे घर से करीब पड़ता था, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। तो सही। नतीजतन ये 3 मीडियम्स में मैंने, स्कूल जो है वो 3 मीडियम्स में पढ़ा। अच्छा सर, फन्ने मसवरी में बाकायदा तौर पर आपने एक सर्टिफिकेट भी हासिल किया, और मौसीकी जो है इसके साथ आपको बड़ा लगाव था, और आपने जो साज के जो आलात थे उनको बजाना भी सीखा। ये सारा सिलसिला किस तरह होगा सर? नहीं, असल में बात यह है कि इसकी एक वजह थी जी जी कि आप अब पुलिस में हैं, जी बिल्कुल। और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस, उनके साथ ये होता है कि कोई एक इलाका तो उनसे मखसूस होता नहीं, बिल्कुल कभी कहीं उनकी पोस्टिंग कर दी, कभी कहीं कर दी। सही। तो मेरे जो दोस्त बनते थे, सही। यानी 6 माह में जो दोस्त बने, या 3 माह वहां रहे और दोस्त बन गए, तो उसके बाद फिर उनसे मेरी मुलाकात ही कभी नहीं होती थी। तो वो एक तो ये है कि दोस्ती, बहुत जल्दी दोस्त बिछड़ जाते थे, तो मैं तन्हा आदमी था। सही। उस वक्त मैं सोचता था कि ये दोस्त मैंने बनाया, 6 माह में दोस्त बना, उसके बाद हम फिर ट्रांसफर हुआ नई जगह, फिर नए दोस्त। फिर नए, अब कौन बनेगा दोस्त। सही। अच्छा, तो इस तरह मैं तन्हाई का शिकार था। सही। इस तन्हाई के शिकार की वजह से मैं दोपहरें जो होती थी गर्मियों की, मैं पतंग उड़ाता था, ठीक, और सारा सारा दिन पतंग उड़ा। सारा सारा दिन पतंगे उड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे पतंगों का ये जो शौक था वो ऐसा था कि दादू में एक पतंगबाज था, उस अबू दादा, अबू दादा अबू उसका नाम दादा, था। अब वो अबू दादा जो है वो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आया था, पतंग साज भी था ठीक। और पतंगबाज भी था। सही। अबू दादा को मैंने देखा कि पतंग उड़ाते हुए। कितना वो माहिर था पतंग उड़ाते हुए, कि छोटी सी गली में उसकी शॉप थी, सही। उसी में से यूं करके वो करता था, और उसे, यानी पतंग का मुंह ऊपर है या नीचे है उसको पता होता था, कि वो उस गली में से पतंग वो उड़ाता था। कत्थई रंग की उसकी पतंग होती थी, कत्थई रंग की, कत्थे का जो रंग होता है, सही। सिर्फ वही उड़ाता था, और लोगों को पता होता था कि अब ये उसकी पतंग है। हाँ जी, वो अपना एक साइन बेचता नहीं था, वो बेचता नहीं था कत्थई रंग की पतंग। और वो अब पतंग गली में वो बैठा हुआ है और डोर उसके पास है, उसे पता चल जाता था कि पेचा पड़ गया, तो उधर ही से वो थोड़ा सा ढील देनी से ढील देता था, थोड़ी सी ढील देता था, उसके बाद जो है वो सुकून से काम यानी बेच रहा होता था। और अचानक जो है ना वो यूं ढील दी, उस पतंगे खुद ब खुद कटती हुई चली जाती थी। सही। अभी सर ये लाहौर में बसंत हो रही है, बचपन याद करेंगे, ताजा करेंगे बचपन? इसके लिए नहीं, अब तो कोई ऐसा वो नहीं रह गया, देखूंगा कितना हो रहा है या कैसा है, अब क्या रह गया। आपके बचपन की यादें हैं सर, अगर मौका मिले तो जरूर हाँ, कीजिएगा। इसी तरीके से ये तो जरूर है कि जब भी पतंग उड़ रही होती है तो मैं, अच्छा दूसरी बात ये कि पतंग इतनी एक उड़ाई कि ये जो हिस्सा था मेरी जख्म हो जाते थे। तो ये बाकायदा कटे हुए होते थे और यहाँ पट्टियां ही बंधी होती। पट्टियां बिल्कुल इसी। एक चीज, दूसरा तन्हाई का एक और तोड़ मैंने तलाश किया था, वो था मुसबरी का, जी। कि रखा है, और मैं वाटर कलर में काम करता था। वाटर कलर जो है वो बहुत मुश्किल काम है जी बिल्कुल। जो ऑयल है ना, ऑयल में काम करना, ऑयल पेंटिंग बनाना वो आसान इसलिए है कि उसमें अगर गलत कोई चीज भी हो जाए तो ऑयल उसको छुपा देता है। सही। वाटर कलर जो है वो उसमें गलती की कोई माफी नहीं है। सही। ये सबसे डिफिकल्ट जो है ना मीडियम है वाटर कलर। जी। वाटर कलर में मैं काम करता था, तो स्कूल में जब मैं पढ़ता था दादू में जी। तो वहां एक बहुत बड़े मुसव्विर थे, मास्टर वरेल। जी। मास्टर वरेल साहब जो थे वो वहां ड्राइंग मास्टर थे। सही। उन्होंने एक नोटिस सा निकाला जी। कि भाई अगर जो इससे दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं तो वो आए, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। ये जाहिर है कि वो मुझे उन्होंने चुन लिया
उन्हीं के कहने के ऊपर और मेरे वालिद साहब को वो आके मिले और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। तो एक एक एग्जाम हुआ करता था मुकाबले का। मुकाबले का, जी वो वेस्ट पाकिस्तान जी बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान ड्राइंग एग्जामिनेशन, जी उसके 2 लेवल थे, एक था एलिमेंट्री जी जी एक और एक से। तो एलिमेंट्री वाला जो था, इसने कहा कि मैं इसका दाखला भिजवा देता हूँ और ये बच्चा आपका ये कर जाएगा। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ कि मैं उस इम्तिहान में बैठा जी और रिजल्ट अभी जो है ना नहीं आया था, तो हमारी ट्रांसफर हो गई दादू से, सही हम हाले चले गए। हाला जब हम गए तो उन्हीं मास्टर वरेल साहब ने उस रिजल्ट को और साथ जो मतलब ये एक सनद थी, उन्होंने रजिस्ट्री करवाई मेरे वालिद के नाम, और जब खोला तो उसमें एक इतनी बड़ी सनद जो वेस्ट पाकिस्तान एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जामिनेशन जो मैंने पास किया था। अच्छा सर, मैंने ये पढ़ा था कि आप वो सनद लेते हुए शायद वो जो सनद दे रहे थे उनको नजर नहीं आए हो। ये भी बहुत किस्सा- बहुत बड़े वो क्या किस्सा था सर? बहुत बड़े कद वाला आदमी जो है वो, मतलब ये है कि, और ये इम्तिहान हर कोई पास नहीं करता था, और जो मेरी उम्र थी 5वीं में, बिल्कुल आप उसमें तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये तो पहला आदमी हूँगा मैं जिसने कि ये एग्जाम वेस्ट पाकिस्तान ड्राइंग एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया इतनी एज में, कम में। ठीक वो जिस वक्त तो वो देने लगे सनद, तो वो यूं देख रहे थे और मैं उनके यहाँ तक भी नहीं आता था, मैं साथ आके खड़ा हो गया। वो कहने का भाई कहाँ है, तो किसने, अच्छा, तो मैंने हल्का सा यूं किया कि मैं तवज्जो जो है, तो मैंने कहा मैं इधर हूँ। तुमने कहा कि वालिद साहब की सनद है, वो आप लेने आए, वो क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा नहीं, मेरी सनद है, मैंने ही इम्तिहान दिया था जी, तो मैं ही आया हूँ। तो ये जो बात थी, ये इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि ये जब पास कर गया है तो सही इसको ड्राइंग मास्टर जब लगाया जाएगा, जी ये तो अब ड्राइंग मास्टर लग सकता है बिल्कुल हाई स्कूल में, हाँ ड्राइंग मास्टर लग सकता है 16 ग्रेड में। जी तो ये तो इसकी एज नहीं है। उम्र नहीं है सर। हाँ, तो ये चंद बातें हैं जो मेरे जहन में है। तो ये इस हिसाब से वो ड्राइंग का एग्जाम, अच्छा, वो इतनी बड़ी सनद है, यानी साइज में, कि मेरी बीए वाली सनद से बड़ी है, एमए वाली सनद से बड़ी है। हाँ, उसका मुकाबला मेरी पीएचडी वाली सनद करती है। सही पीएचडी आप भी हैं, जी जी लेकिन आपके पास उतनी बड़ी सनद नहीं होगी जितनी मेरी पीएचडी की सनद है। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि हमारे जमाने तक 1984 तक जी जी जो संदें थी वो ब्रिटिश पीरियड के साइज के मुताबिक और उस जमाने के हिसाब के मुताबिक बना करती थी। सही ठीक है पीएचडी की सनद जो थी, जो मेरे पास है, या वजीर आगा साहब के पास थी, बिल्कुल या डॉक्टर सलीम अख्तर के पास थी पीएचडी की सनद ठीक जो मेरे पास थी, वो सनद जो है वो सिर्फ एक ही प्रेस में एक ही दाब में बनती थी। सही उसके बाद उसको एम्बॉस करने के लिए नीचे एक और लगा के तो उनको एम्बॉस भी कर दिया जाता, थोड़ा सा उठा दिया जाता था। सही ये और जो ब्रिटिश लॉ था पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी जो लॉ था, उसके अंदर ये था कि पीएचडी की सनद जब एक बार प्रिंट हो जाएगी तो वो उस शख्स को या उसके वारिस को हैंड ओवर करने के बाद जो है उसका जो ठप्पा है, जिस ठप्पे से वो बनाई गई है, वो खत्म फर्मा, बिल्कुल उस फर्मे को जो है ना, उस फर्मे को एक थैली में डाल के सबूत के तौर पर रख ले सबूत के तौर के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्लॉक में वो पड़ा होगा, जमा करवा देते थे बतौर सबूत। अच्छा, अब वो एक ही होती थी और उसके ऊपर जब मुझसे सनद बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन ब्रांच ने पूछा था कि आपके नाम, आपकी वल्दियत, उसके अलावा आप क्या क्या देना चाहते हैं आपकी सनद पे, सही क्या अपने खानदान के बारे में भी कुछ देना चाहते हैं, सही तो आप कागज पे लिख दें, ये भी आपकी डिग्री के ऊपर आ जाएगा, सही और वो प्रिंटेड डिग्री होगी। सही मतलब वो पूछ लेते थे आप क्या लिखवाना चाहते हैं। हाँ, तो पीएचडी वालों को ये इख्तियार होता था कि वो अपना जो भी लिखवाना चाहते हैं खानदान के हवाले से, या वो भी उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। मैंने उस वक्त मुझे था, मैंने कहा यार मुझे सनद दे थे ना, मैंने चोट पड़े इन बातों से। तो वो सनद जो है ना, वो फोटो स्टेट मशीन के ऊपर अगर हम रखें तो वो नहीं आती। सही तो उसका याद, अच्छा, 2 साइड, एक इंग्लिश साइड है उसकी, एक उर्दू साइड है। तो मैंने दरमियान में से यूं करके उसकी इंग्लिश साइड को यूं रख के तो मैं उसको फोटो कापियां वगैरह लगाता रहा हूं। सही बाद में ये पीरियड था
इसका गुलाम इसहाक खां का, सही। जब वो सदर थे, जी जी। तो गुलाम इसहाक खां के सदारत के ज़माने में वो यहाँ आए थे, जब तो हमें डिग्रियां जब मिली, तो चूंकि वो एक बार पोस्टपोन हो गया सही। डिग्री का, ये न्यू कैंपस में, जी। तो वो जिस वक्त वो उन्होंने, तो उसके साथ सारी डिग्रियां दोबारा छापी गई पीएचडी की, तो ये बहुत बड़ा खर्चा था। सही। उसके बाद इन्होंने कानून ही बना दिया कि उस तरह की डिग्री अब नहीं होगी। अब जैसे ये प्रिंटेड डिग्री होती है, सही। उसके ऊपर जो है वो टाइप कर देते हैं आपका नाम, ठीक। और वो आपका नाम टाइप के जरिए वो भर देते हैं, सही। बस ऐसा। तो मौसीकी के सर कौन कौन से आलात आप बजा लेते थे? ये शौक जो है ना, हाँ, ये मैंने जो चुना वो अपने तौर के ऊपर ऐसा कि मेरे पास अपने घर पे भी वो रहे। गिटार वगैरह? नहीं, मैंने ऐसी चीज सीखी कि जिसके साथ मैं कम से कम 2-3 चीजें बजा लूं। जी जी। जब मैं कराची में था और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, एसएम आर्ट्स कॉलेज कराची में मैं फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था मैंने 66 में, मैट्रिक करने के बाद। तो उसके करीब ही जहां एसएम आर्ट्स कॉलेज है, ये आर्ट्स काउंसिल के करीब है। आर्ट्स काउंसिल में मैं इस वक्त जाता हूँ ना कॉन्फ्रेंस वगैरह में, जी जी। तो उधर से मैं वाकिन मैं अपने कॉलेज से भी हुआ था, तो वो कॉलेज था। उस कॉलेज में उसके साथ ही उधर जिस वक्त जाओ रेडियो पाकिस्तान की तरफ, जी कराची, ठीक। तो उसके साथ ही एक होता था म्यूजिक सेंटर, उसका नाम था। सही। तो वो सिखाया करते थे, उसमें पियानो भी सिखाते थे, बेंजो भी सिखाते थे, हारमोनियम बजाना भी सिखाते थे, सितार बजाना, ये सारे सिखाते। सही। तो मैंने उनमें से जो चुना, कि मैंने बेंजो को चुना, इसलिए कि उसकी फीस कम थी, सही। माहवार फी जो थी वो कम थी। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा पियानो की इतनी फी नहीं दे सकता, तो पियानो तो वैसे भी पड़ी हुई थी वहां, सही। तो मैं दाखिला ले लूंगा और बेंजो बजाता रहूंगा, और जिस वक्त वो देखने वाला जो प्रिंसिपल है वो नहीं होगा, उस वक्त वो तो मैं पियानो में बजा दूंगा। ठीक है। तो अब जाहिर है कि उसके साथ वहाँ हारमोनियम भी पड़े होते थे, तो हारमोनियम, अच्छा, एक हाथ से चूंकि ये बजाया जाता है, ये एक हाथ से स्ट्राइक करते हैं और एक से वो आप उसके हाँ। पुजदे लाते हैं। ठीक। वो एक हाथ से मैं हारमोनियम भी बजा लेता था, सही। साथ ही पियानो पड़ी होती थी, उसका वो ढकना उठाया, मैं बैठ जाता था और एक हाथ से मैं पियानो बजा लेता था। सही। तो इसका ये मुझे फायदा हो गया। और मजे की बात यह है कि उस वक्त एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत जो बाद में बनी, जी। उस वक्त वो उस म्यूजिक सेंटर को चला रही थी। सही। नाम लेना अच्छा नहीं, चलें ठीक है। नाम लेना अच्छा नहीं। वो बाद में एक बहुत बड़े मजहबी ग्रुप के वो नाज़िम बने, सही। यूं समझें कि सरबराह बन गए। सरबराह बने, और वो उस वक्त बेंजो सेंटर वो चला रहे थे। 1962 में सर आपके वालिद साहब का तबादला हाला में हुआ। हाला का जंगल और तवाइफों की आबादियां और भिम्बरू जो डाकू था उसकी बड़ी दहशत थी। तो ये तमाम चीजें आपने वहां पे देखी। कभी आपको तवाइफों के जो कोठे थे उनके हालात जानने के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ सर? देखें, हाला, नया हाला, जी नया यानी हाला दो हैं। जी। जी नया हाला जो है वो अगर भिट शाह से हम जाएं, शाह अब्दुल लतीफ के दरबार से होते हुए जाएं, तो पहले नया हाला आता है, फिर पुराना हाला आता है। ये दो शहर, दो आबादियां। अच्छा, और ये जो नया हाला था, इसका जो पुलिस स्टेशन था, उसके ज़ाहिर है उस वक्त ये एसएचओ थे मेरे वालिद साहब, तो वहाँ बड़ा बंगला कोई नहीं था उस जमाने में। सही। तो 2 क्वार्टर्स को मिला के तो उसमें हमारी रिहाइश थी। एसएचओ था लेकिन वो बना हुआ नहीं था। सही। एक जो बंगला ब्रिटिशर्स ने जो बनाए हुए थे पुराने, जो दीगर शहरों में तो थे, यहाँ वहां नहीं था हाले में। तो हम वो लाइन जो पुलिस लाइन थी उसके अंदर ही 2 कमरों दो मतलब क्वार्टर्स को मिला के तो हम वहां रहते थे। उस वक्त शुजा भमरो जी जी। बहुत बड़ा डाकू था, और वो जो बेला कहा जाता है, जिसको बेला कहते हैं, ज़ाहिर जंगल जो था उसके अंदर उसके, और वो पूरी पूरी बस्तियों को आके लूट कर ले जाते थे, घोड़ों पे आते थे। बिल्कुल जिस जैसे पुरानी फिल्मों के पुरानी फिल्मों में जैसे कि डाकू थे, जैसे घोड़ों के ऊपर आते थे और वो ऊपर डाकू का नाम बड़ा सुना हुआ था, जग्गे का नाम सुना हुआ था, वो घोड़ों पे आते थे। जी तो ये जाहिर है कि 61 के अंदर ये घोड़ों वाला ही सिलसिला था कि 15-16 डाकू घोड़ों पर आते थे, जो और उनकी शक्ल में गिरोह की शक्ल में और पूरी आबादी के जेवर और नकदी वगैरह लेकर चले जाते। सही।
तो शुजा भंबरों की वहां बड़ी बड़ी दहशत थी। ये चीज मैंने वहां नोट की। दूसरा ये कि जो पुलिस लाइन थी जहां हमारी रिहाइश थी, उधर से मेरे हाई स्कूल तक जो रास्ता था उसके दरमियान में तवाइफों की आबादी आती थी। सही। तो वहां मैं उधर जाहिर है कि वहां से उसमें वो करीब वहां से ही पड़ता था दरमियान में से, वरना लंबा चक्कर काट के स्कूल जाना पड़ता था। सही। तो मैं उसी आबादी के अंदर से गुजर जाता था। तो वहां जो है ना, वो जो मैंने एक चीज नोट की, जे एक कुर्सी पे एक कमजोर सी बीमार होगी एक यंग तवाइफ जो है वो बैठी होती थी। सही। तो मैं जाते हुए ना वहां से यूं जाते हुए उसकी तरफ देखता तो वो कहती थी सलाम अलैकुम, और सलाम अलैकुम वो खुद करती थी और यूं करती थी, और वो कहती थी कि स्कूल जा रहे हो? तो मैं उसके करीब से मैं स्कूल जा रहा हूं। अब उसको बचपन याद आता होगा। हाँ, पता नहीं अब उसको क्या याद आता होगा। और वो जो है वो मुझे कहती थी कि स्कूल में जाके पढ़ा करो। मैं जी पढ़ता हूँ, मैं मॉनिटर हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं मॉनिटर भी हूँ क्लास। सही। तो वो बड़ी खुश हुई। तो उसने पता नहीं एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था तो वो कहती तुम मॉनिटर हो ना, मुझे ज्यादा खुशी हुई है कि तुम लायक हो। तो उसने कोई चीज उसने रखी हुई थी। उस जमाने के अंदर जो सिंध के अंदर जो चीजें होती थी, तिलों के बने हुए कुछ चीज होती थी, देवड़ियाँ होंगी। या बूरानी होती थी। सही। ये जो इसको चने जो भुना हुआ चना है उसको पीस कर बूरानी बनाई जाती थी। ठीक। तो बूरानी जो होती थी ना, हम जैसे अगर दुकान पे जाते थे तो वो इतनी कुछ डिबिया सी के अंदर वो भर के देते थे कि ये जी 1 पैसे की ये 2 डिबियां हैं, 1 पैसे की 2 डिबियां में बूरानी की मिल जाया करती थी। तो उसने मुझे कोई इस तरह की चीज खाने के लिए दी थी। तो बहरहाल मैं एक बार स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके करीब से गुजरते हुए जब मैंने देखा कि वहां कुछ औरतें रो रही हैं, जवाइफें थी, जी जी। वो रो रही हैं, तो वहां कोई पुलिस का भी एक आध आदमी खड़ा हुआ था। तो मुझे मालूम हुआ कि इसको कोई कत्ल कर गया। तो वाइफ को उसको कोई स्टैब कर गया था। ठीक मर्डर कर दिया। मर्डर किया उसने। और वही थी कि जो जिसके साथ मेरी सलाम अलैकुम होती थी और वही मार गई। उसी को मार दिया। हाँ, उसी को मार दिया। तो वो मेरे ऊपर बड़ा असर रहा इस बात का कि वो मजबूर और लागर सी, कमजोर सी वो जो थी, जो बड़ी खुश दिली के साथ वो मुझे खुद यूं सलाम किया करती थी, वो जो है ना वो उससे वो कत्ल हो गई। तो मैंने फिर वालिद से साथ भी बात की और बड़ा झगड़ा किया कि इसका जो है ना इंसाफ होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ मुझे कोई तसल्ली दी कि हाँ हो जाएगा पुलिस वाली जो तसल्ली होती है। ये तसल्ली थी वो। ठीक। अच्छा, बिम्बरू डाकू को पकड़ लिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद फिर जो वहाँ के मकामी लोग थे वो हाला जंगल में शिकार के लिए जाते थे। तो एक बार आप अपने वालिद साहब के साथ शिकार पे और तीतर का शिकार करते हुए आपको जो है ना फायर लगते लगते आप बच गए थे। ये हादसा कैसे रूनमा होना? वो जो है जी। वो आपने बड़ा याद रखा कि वो दरअसल वहां शिकार के लिए कई सिलसिले सिंध में थे। जी। एक तरीका ये था कि तीतर के शिकार के लिए उन्होंने एक कपड़ा बनाया हुआ था, चौकोर कपड़ा। जाल होगा वो। नहीं, चौकोर कपड़ा जैसे चादर होती है ना, जी जी। तो वो उन्होंने कैमल कलर का, वहां वो खुद कोई चीजों को पीस कर वो बनाते थे कैमल कलर। सही। उसके साथ उस कपड़े को कैमल कलर दे देते थे। सही। और उसके चारों कोनों में यूं बना देते थे सुराख, और ये बांस लेके बीच में से काट के दरमियान में से उसके बोल्ट लगा के तो वो यूं हो जाता था। और वो उसके चारों कोनों में बांस का जो टुकड़ा होता था उनको कर लेते थे। तो बड़ा वो होता था कपड़ा कैमल कलर का, उसके अंदर से ये बांस हो जाता था तो अंदर से यूं पकड़ लेते थे। और उसके इतनी कुछ निशान होता था उसका, जिसके अंदर से आप देख भी रहे होते थे कि यहाँ तीतर आया है या ये आया है या कोई और जानवर आया है। तो वो जानवर उस कैमल कलर की वजह से दूर नहीं जाते थे, हटते नहीं थे, वो उसके करीब करीब बल्कि आते थे कि कैमल आ रहा है। हालांकि वो यूं हाथ में पकड़ा हुआ है, पाँव नीचे इंसान ही के हैं जो चल रहा है। तो वो जो जहां से देखने की जगह होती थी वो इतनी बड़ी होती थी, उसमें से यूं देखा भी जाता था। और गन जो होती थी वो गन भी उसके अंदर से गुजार के तो नहीं मारी जाती थी, अगर अलग से आप यूं करके मारेंगे तो उड़ जाएंगे। तो गन भी उसके अंदर, तो यहाँ से वो एक गन थी वाले साहब के पास शिकार की,
ये कार्टिजेज वाली, 12 बोर ज्यादातर। हाँ वही 12 बोर की थी। तो उसके अंदर कारतूस पड़ते थे, 4 कारतूस पड़ते थे उसमें ठीक। नीचे, और उसके बाद वो हाथ से यूं करके तो वो लोड हो जाता था कारतूस, वो खाली पंप एक्शन जी जिसको कहते हैं। पंप एक्शन टाइप वो चीज थी ठीक। उस दौर की। तो वो जगत यहाँ से जगत वो लाने लगे तो ऑटोमेटिकली वो चल गई। आप बाल बाल बचे। हाँ तो वो यहाँ से जो है फायर आगे निकल गया। तो ये एक जो है, ये एक और तरीका वहाँ जो है शिकार करने का मुर्गाबियों का जी। जो तरीका इस्तेमाल सिंध में हुआ करता था, वो था झील मनछर में। दादू के करीब एक झील है, बहुत बड़ी झील मनछर। झील मनछर जो है वहाँ लातादाद हजारों मुर्गाबियां, और ये इधर रशिया साइड से सर्द इलाकों से भी वहाँ, साइबेरिया से आते हो। साइबेरिया से, और वो उड़ते हुए वहाँ लाखों की तादाद में होती थी। ये वो जगह थी जहाँ अयूब खान के जमाने में शहनशाह ईरान जब आए थे, जो वहाँ उनको शिकार भी करवाया। शिकार के लिए लेके गए।